आओ अब अपन देखते हैं मूल अधिकार, द्वितीय सेकंड नंबर का मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक ये चलता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 अपन देखते हैं क्या कहता है कि मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब है जो अपन ने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, उसमें 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था और अब सिर्फ कितनी बची हैं स्वतंत्रताएं? 6 बची हैं। तो मूल में 7 था, एक घटा दी गई -1, तो आज बच गई 6 स्वतंत्रताएं। देखते हैं अभी आओ। फिर क्या अनुच्छेद 19(1) है ना, ये 19(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अनुच्छेद 19(1) में उल्लिखित 6 तरह की स्वतंत्रता के अधिकार निम्नलिखित है। ठीक है ना, ये मेन आर्टिकल तो है 19, उसका ये सब आर्टिकल है 1। ठीक है, तो जितने भी सब आर्टिकल होंगे ये ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। और जितने भी मेन आर्टिकल होते हैं वो विदाउट ब्रैकेट लिखे जाते हैं। अब जैसे अभी आएगा, अपन आगे देखेंगे 21 का, ठीक है ना, तो 21 कै में ब्रैकेट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये 21 कै जो है ये मेन आर्टिकल है, और जो सब आर्टिकल होता है वो उसमें ब्रैकेट लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया अपने संविधान के अंदर 395 आर्टिकल है टोटल, तो ये सारे मेन आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल 395 में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल हो जाएगा 1। अभी जब आगे आएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा और कैसे। ठीक, तो अब अपन देखते हैं 19(1), तो है ना, ये जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं ये अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है ना। ये क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में वर्णित है 6 तरह की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 19(1) कै, है ना। तो ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन से अनुच्छेद में? ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? 19(1). 19(1) कै में तो एक पर्टिकुलर टाइप की स्वतंत्रता है, वाक बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो मेन जो आंसर है इसका वो है अनुच्छेद 19(1). ठीक है ना, एक सब आर्टिकल है 19 का, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ओके, आओ तो देखते हैं अपन क्या है अनुच्छेद 19(1) क्या बोलता है। सबसे पहले स्वतंत्रता मतलब 19(1) में ही, मतलब ये जो अनुच्छेद 19(1) है ना सब आर्टिकल, इसी में ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं यहां तक, है ना। ऐसा नहीं है कि 19(1) फिर 19(2) आएगा, 19(3) आएगा, 19(4) आएगा, नो। 19(1) में ही, मतलब ये 19(1) जो है ये कैसे लेके ड़ तक जाता है, जो पहले च तक जाता था, मतलब A to E ये है। ठीक है, तो 19(1) के अंदर ही 6 है। 19(1) के फिर अपन भी समझ सकते हैं कि 6 सब आर्टिकल और हैं, समझ गए ऐसे है। तो 19(1) क्या है? अब जैसे आर्टिकल 19 चलता कैसे देखो, ये समझना बहुत जरूरी है अपने को। 19(1) क्या है? ठीक है, फिर 19(1) है, ठीक है, फिर 19(1) ग, है ना, मतलब ABC हो जाएगा, ये ABC स्मॉल है ना, ABC ऐसे डॉट 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 करते ये कहां तक जाएगा? 19(1) तक ये जाएगा ई तक, ऐसे है। तो सारा जो कमाल है वो 19(1) का ये, इसमें जो अपन को समझने वाली बात है। छह तरह की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) में ही है, समझ गए। ये चीज समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। 19(2) के अंदर तो चीज ही अलग आ जाएगी ऐसे। आओ अपन देखते हैं 19(1). 19(1) में कै में क्या है? वाक, वाक का मतलब होता है बोलना, जैसे वाक पटु। ठीक है ना, तो वाक बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इनका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया हुआ, वहां पर अभी देखेंगे इसको। यहाँ एक बार बेसिक बेसिक समझ लेते हैं क्या चीजें। ठीक है, फिर ख के अंदर है शांतिपूर्ण, है ना, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के। ठीक है, शांतिपूर्ण, मकसद शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियारों के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हथियार नहीं होने चाहिए, हथियार होकर आप एकत्रित हो रहे हो तो इसका मतलब आप देशद्रोह की भावना से प्रेरित हो ऐसे। और इसमें सिखों की जैसे जो कृपाण है ना वो हथियार के रूप में नहीं गिनी जाती है। ओके, तो ख के अंदर है शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। ग के अंदर क्या है? संघ बनाने की, संघ, ठीक है ना, यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो जैसे अपन देखते हैं ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह नीचे है, जैसे ट्रेड यूनियन होता है ऐसे, स्टूडेंट्स यूनियन है, ये सब संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ये अपने RS-प्री में आया भी था। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। पहले सिर्फ संघ ही था, और 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या और शब्द जोड़ दिया इसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्वेश्चन ये था कि 97वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब इसमें संघ व कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्माण करने की स्वतंत्रता अपने को दी गई है अनुच्छेद 19(1) ग या सी के द्वारा। ठीक है, फिर घ या डी में क्या है?
ठीक है ना। ये घ या डी, ये दोनों एक ही है, घ हिंदी में और डी इंग्लिश में है, ऐसे यूं मत कर देना आप घ डी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या देखो, डी में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में अबाध अबाध आवागमन की स्वतंत्रता, है ना। पूरे देश में अपन कहीं भी घूम सकते हैं आराम से। पहले जैसे कश्मीर में इतनी नहीं थी, अब वहां भी लागू है सारा, ठीक है ना। जब तक कि जैसे सरकार ने अन्यथा मना नहीं किया हो। अभी अपन देखेंगे जैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त बंधन इन पे लगाए जा सकते हैं। तो अगर सरकार की तरफ से कोई बंधन नहीं है, तब अपन आराम से पूरे देश में घूम सकते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा, जैसे कोविड-19 से जो लॉकडाउन हुआ, तो उसमें अपन नहीं घूम सकते थे। तो सरकार ने लोक व्यवस्था के तहत वो जब निर्बंधन कर देती है, तब अपन ये सीमित हो जाते हैं, ये अधिकार, ये स्वतंत्रता है, ऐसा है। ठीक है, तो डे में घ में ये आ गया। अब डे देखते हैं अपन। डे में मतलब ई में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने में बसने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। देश के किसी भी क्षेत्र में, तो कश्मीर वाला एग्जांपल इसमें, सॉरी इसमें घ में नहीं था, कश्मीर वाला, जम्मू एंड कश्मीर वाला एग्जांपल इसमें था, ठीक है। जम्मू जैसे क्या था, पहले इसका अपवाद हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर में जाके अपन संपत्ति नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। जबकि 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, और अपन कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी जाके संपत्ति खरीद सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, जैसे हमने ये डल झील में जो शिकारा है ना, हाउस बोट्स डल झील के अंदर, वो जैसे आपने उस गाने में देखा ही होगा, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तो वो जो शिकारा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसे ही आया था ये, कि जैसे आप जैसे कश्मीर में गए, फिर आपने किसी को देख लिया, मतलब पर्वत ब्यूटी देख ली कहने का मतलब, तो आपका मन नहीं करा आने का वापस, अब कश्मीर में रहना है तो रहूं कैसे, तो वो डल झील में शिकारा बना के रह लिया। पहले संपत्ति नहीं खरीद सकता था वहां, ये है उसका, ठीक है। तो आज अपन पूरे देश में कहीं भी जाके अपन संपत्ति खरीद सकते हैं, जब तक कि सरकार ने उस पर निर्बंधन ना किया। तो ये डैम है, समझ गए। तो ऐसे ये अपने आज की तारीख में ये 6 स्वतंत्रताएं अपने को मिली हुई है, कैसे है ए टू ई, इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, समझ गए। बगैर क्रम के गड़बड़ हो जाएगी, ये कई बार सम्मिलित में आ जाता है सीधा। तो कै में जैसे सबसे पहले बोलना ही आता है, तो जैसे कह के गड़े बोलना अपने को सिखाते हैं, तो कै में ये हो गया। ख में जैसे बिना हथियार एकत्रित होने सभा करने, तो बिना हथियारों के एकत्रित हुए हो आप, क्या क्या खाने के लिए, ख से क्या, खीर, खीर खाने के लिए एकत्रित हुए आप, ठीक है। फिर गै में है संघ बनाने की स्वतंत्रता और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो गै, तो गै से जैसे क्या, संघ बना के अपन को गै से गमला बनाना है, गमला आप समझते हो, पॉट, ऐसे, ठीक है। फिर घ, देश के किसी भी क्षेत्र में अबाध आवागमन, तो अपन जैसे घूमते हैं तो अपन घड़ी की तरफ देखते रहते ना, घ से घड़ी, कि मैं कितना चला 2 किलोमीटर, कितनी देर में कितनी कैलोरी बर्न हुई, स्मार्ट वॉचेस वगैरह देखती हो, तो घ से घड़ी आवागमन देखते हैं अपन, ठीक है। फिर डे से क्या है, जैसे निवास करने की, तो डे क्या, जैसे ये गड्ढे में रहा था ना डे, तो गड्ढे में जैसे रहते हैं अपन, बेसमेंट में जैसे रहते हैं गड्ढे में, तो डे ई के अंदर क्या हो जाएगा, अपने निवास करने की। तो इस तरह अपने को ये कैसे डे तक ए टू ई याद रखना है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्षेत्र की स्वतंत्रता है, और एक आएंगे अपने मौलिक कर्तव्य है, उसमें पूरा अपन को पता होना चाहिए, ए से लेके पूरा जैसे के तक है, तो किस किस अल्फाबेट में कौन सी मौलिक कर्तव्य है, क्वेश्चन आते हैं ये, खासतौर पर आरएस में तो अपने, ठीक है। और सिविल में भी जैसे ये मेंस वगैरह में आते हैं, तो अपन अच्छा लिख पाएंगे अगर अपन को पर्टिकुलर याद है, नहीं तो फिर वो गोलमोल बातें होंगी, पहले वाक लिख दोगे, फिर कोऑपरेटिव लिख दोगे, फिर थोड़ा सा कुछ कश्मीर याद आ गया, डल झील, तो निवास लिख दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। सीक्वेंस याद रखो, समझ गए। तो ये तो हो गई ए टू ई। अब इसमें देखो एक क्या है, ये अपन देखते हैं अब संपत्ति वाला इशू, ठीक है। संपत्ति वाला इशू क्या कहता है, ये पहले अपना मौलिक अधिकार था, किसमें, अनुच्छेद 19(1) च या एफ के अंदर। 19(1) च बोल दो, चाहे 19(1) एफ बोल दो, चीज एक ही, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये आज मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने काटा हुआ है। ये क्या कहता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978, है ना, उस समय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, यही है ना, ये भारतीय जनता पार्टी मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी, और उसके प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई, मतलब जनता पार्टी के उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क यहाँ विधिक अधिकार के रूप में डाल दिया गया। कहने का मतलब क्या है, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले मौलिक अधिकार था, परंतु इस संविधान संशोधन मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर, मतलब भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 ख के अंदर, सॉरी ख नहीं ख, 300 क
300 कै के अंदर इसको डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे अब ये क्या बन गया, आज ये विधिक अधिकार है, ठीक है ना। ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार तो क्यों नहीं है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि ये आज पार्ट 3 के अंदर वर्णित नहीं है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार और जो विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार होते हैं उनमें जैसे अपन डिफरेंस लिखते हैं, अभी नीचे आएगा, तो जैसे क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर, तो डिफरेंस होता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है और मौलिक अधिकारों के अलावा जैसे जो अधिकार होते हैं वो भाग 3 के अंदर वर्णित नहीं होते हैं। तो फिर ये सवाल आता है, सर फिर ये बताओ ना, ये 300 कै जो आप बता रहे हो संपत्ति का अधिकार, ये कौन से भाग में वर्णित है? भाई कहीं तो आएगा ही ये, तो ये संविधान के भाग 12 में वर्णित है ये, ठीक है ना। तो 12 याद रख लो, तो 12 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, तो 300 क्या हो गया ना, यूं ऐसे, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो उसको। भाग 12 में वर्णित है, तो ये विधिक अधिकार है, ठीक है ना। विधिक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार कह दो एक बार, मौलिक अधिकार नहीं है, बस संपत्ति का अधिकार, ये समझ वाला है। तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ये संपत्ति का अधिकार कहाँ वर्णित था? 1901 में। कब हटा? 78 में। किसके द्वारा? 44वें संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। किसने हटाया? जनता पार्टी सरकार ने। प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। अब कहाँ है ये? 300 कै में है। 300 कै किस भाग में? संविधान के भाग 12 के अंदर है। ऐसे किस तरह का अधिकार है? विधिक अधिकार है। ऐसे इन क्वेश्चनों को याद रखो, है ना। ये फिर अपन देखते हैं 6 एफ रह गया था, ई तक तो अपने 5 ही आए, ए बी सी डी ये 5 और एक ये 6 जी जो है बीच में, ठीक है ना। ई जो है मतलब ए बी सी डी ई 5 हो गए ना, और फिर ये 6 जो है बीच में एक संपत्ति का अधिकार ये हटा दिएगा क्रॉस। अब ये 6 जी जो है ये देखो, है ना। अब देखो इसको ये 6 भी जैसे कैसे याद करना है, 6 है ना, 6 से होता है छाछ, 6 6 छत्ता, छाछ मान लो, छत्ता मान लो, उसका अपन क्या करते हैं? व्यापार करना है। व्यापार मतलब आजीविका चलाते हैं, छाछ बना के या छाछ बेच के, छत्ता बना के, छत्ता बेच के, कुछ भी याद रख लो जी, ठीक है। कोई भी व्यापार अथवा जीविका चलाने की स्वतंत्रता, मैं चाहूं जो व्यापार कर सकता हूँ, ठीक है ना, और अपनी जीविका चला सकता हूँ। इससे कुछ अपवाद हैं, जैसे अभी शराब बेच के आप नहीं अपनी आजीविका चला सकते, कई राज्यों ने शराब को बैन किया, गोवध नहीं कर सकते आप, ऐसे, ठीक है ना। तो वो सारे कुछ कुछ जैसे जो बैन है व्यापार या आजीविकाएं, वो है जैसे जैसे प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है ना, वेश्यावृत्ति, उसको बैन किया हुआ सरकार ने, ऐसे, ठीक है ना। वो लोक व्यवस्था के तहत है, तो वो अपन देखते हैं अभी आगे। तो अब अपन तो ये तो हो गए अपने, है ना, 19 से, अनुच्छेद 19(1) के अंदर 6 तरह की जो स्वतंत्रताएं वर्णित है वो अपन ने देखी, ठीक है। इसमें से एफ को अपन ने घटा दें, तो ए से लेके जी तक टोटल वैसे 7 अल्फाबेट होते हैं। जी7 जैसे रीजनिंग में याद कराया था मैंने, तो जी 7वां अल्फाबेट है, तो उसमें से एक हटा दिया गया, एफ 6। चाहे चरखा नहीं है अभी, है ना, संपत्ति चरखा होता है, चाहे संपत्ति, जैसे चरखा चरखा संपत्ति होता है कि नहीं होता है, जैसे एफ एफ और फ्लैग संपत्ति है। तो ये संपत्ति का अधिकार आज से अब इस समय मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब 1978 से। ऐसे अपन को इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है। ओके, ये हो गई बात। छाछ 6 से छाछ लास्ट में, तो ये तो ये है। अब इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, अभी अपन जस्ट आगे देखेंगे। पहले एक बार ये अनुच्छेद देख लेते हैं, मेन मेन जो है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन जैसे देखते हैं अनुच्छेद 19(2) के अंदर क्या है। 11 19(2) है ना, 2 भी ये सब आर्टिकल वाला देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, अभी अपन ने अभी जस्ट क्या देखा, अभी अपन ने 19(1) देखा है, समझ रहे हो। अब अपन देख रहे हैं 19(2). तो 19(1) में अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कैसे लेके कहां तक, आखिरी में लड़की छाछ बना रही थी 6 6, है ना, लड़की मतलब यूं बोला जी फॉर गर्ल, ऐसे, ठीक है ना। ये तो कैसे 6 तक अपन ने देख लिया 19(1) में। अब अपन देख रहे हैं 19(2), ऐसे ध्यान देना है। तो 6 की स्वतंत्रता कहां चली गई, 19(1) में। आओ, तो 19(2) क्या बोलता है, अनुच्छेद 19 में दी गई यह 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को, है ना। अब एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे नागरिक से वर्ड मेरे को यूज आया, ध्यान आया, वो मेरे को बाद में बतानी थी, इसलिए ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है कि ये जो 6 स्वतंत्रताएं किनको दी है, ये सभी नागरिकों को है, ये विदेशियों को नहीं है। ये समझ रहे हो, विदेशी लिखे काटा हुआ है। तो ये जो अनुच्छेद 19 के अंदर जो स्वतंत्रताएं वर्णित है ना, ये नागरिकों को वर्णित है, भारत का नागरिक। अब बोले सर नागरिक कौन होता है तो पहले पार्ट 2 जो है ना उसको देख लो, सुन लो, समझ लो। 5 तरह से नागरिकता अपन पा सकते हैं, उसमें सारा दिया हुआ है।
ठीक है, तो वो जो कंडीशन फुलफिल करेंगे वो नागरिक हैं, और विदेशियों को ये स्वतंत्रताएं नहीं। तो ये चीज थी यहाँ पे, ठीक है ना, ये मेरे को बाद में बतानी थी इसलिए मैंने इसको स्किप किया था। अब आ जाओ 19(2). 19(2) क्या है? अनुच्छेद 19(2) में दी गई ये छह स्वतंत्रताएं नागरिक आ गया, नागरिकों को स्व विकास के लिए है, स्व मतलब खुद का विकास कर सकें, ठीक है ना, न कि इनका नकारात्मक उद्देश्य पूर्ति के लिए। नकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति ये क्या चीज है? जैसे मेरे को बोलने की स्वतंत्रता है, तो ये नहीं मैं बोलने बोलने की स्वतंत्रता में मतलब किसी दूसरे का अपमान करने लग जाऊं, किसी को अपमान अपमान करूं उसकी, अब मैं मानहानि कर दूं उसकी, ठीक है ना, चिल्लाने लग जाऊं माइक लेके और स्टेट के अगेंस्ट में, राज्य के अगेंस्ट में कुछ भी बोलने लगूं, नहीं, ठीक है ना, मेरे को बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का भी अपमान कर दूं, ठीक है। जैसे यूं कहा जाता है इस संदर्भ में कि मेरी नाक की सीमा वहां खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक की सीमा चालू होती है, ठीक है ना। तो ये स्व विकास के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। आपको अराजकता फैलाने के लिए या किसी को अपमानित या मानहानि, किसी की मानहानि करने के लिए आपको ये स्वतंत्रताएं नहीं है। अभी अपन देखेंगे कैसे देशद्रोह का आरोप लग जाता है अगर अपन स्टेट के अगेंस्ट में कुछ बोलने लगे तो। फिर आप बोलोगे सर वाक की स्वतंत्रता था, स्वतंत्रता तो है ही अपने को बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन आपने जैसे बताया था, तो बताया तो था आगे ये 19(1) की पढ़ के नहीं रहना, 19(2) भी पढ़ लेते साथ में, यूं है। आओ चलो देखते हैं 19(2) क्या है, ठीक है ना। इसलिए ये सभी निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में युक्ति युक्त निर्बंधन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अधीन है। मतलब ये सभी मतलब ये जो छह स्वतंत्रताएं हैं ये निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य, मतलब ये जो परिप्रेक्ष्य जैसे अपन देख रहे हैं ना पांचों परिप्रेक्ष्य, इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अधीन है, ठीक है। इन पे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, कैसा? रीजनेबल। देखो कैसा, जैसे अपन ने देखा भारत की संप्रभुता और अखंडता, यूं लग जाए कि कभी इमरजेंसी जैसे लगाते हैं अपना आक्रमण हो जाए तो इन स्वतंत्रताओं को अपन कम कर देते हैं। अब जैसे मान लो कि गलवान घाटी के अंदर टेंशन है, जैसे मैंने कल मैप में बताया था, तो आप तो बोलोगे सर हम तो जा रहे थे घूमने, क्या कर रहे हो आप, जाने नहीं दे रहे वहां पे, तो भैया आपकी संप्रभुता मतलब इस समय जैसे सॉवरेंटी दाव पे और युद्ध की स्थिति है तो आप नहीं जा सकते इस समय, लद्दाख वगैरह ही हो ऐसे। राज्य की सुरक्षा, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जैसे मान लो कोई सोफिस्टिकेटेड एरिया, जैसे मान लो इसरो का हेडक्वार्टर है, डीआरडीओ का है, श्रीहरिकोटा है, आप बोलो हम तो जाएंगे घूमने वहां, जाने नहीं दे रहे, तो संसद वाला एरिया है, मिलिट्री एरिया जो अपने होते हैं उनमें अपन नहीं घुस सकते, तो वो राज्य की सुरक्षा से संबंधित है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, है ना, तो उस संबंध में जैसे मान लो अपने बांग्लादेश के साथ जैसे समझौता होने वाला था अपना तिस्ता के लिए, रिवर के लिए, तो मीडिया में कुछ आने लगा तो सरकार ने उसको रोक लगा दी, क्योंकि अभी भाई मीडिया पहले ही उल्टा बोलने लग जाएगा, पश्चिम बंगाल दीदी की वाहवाही करेगा या उनकी बात को बल देगा तो वो जो सम्मेलन होने वाला है तो वो सम्मेलन ही खटाई में पड़ जाएगा भारत बांग्लादेश के बीच में। ऐसे लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार के लिए, जैसे लोक व्यवस्था क्या, जैसे कोविड-19 के अंदर जो लॉकडाउन लगा पूरे देश के अंदर, अब आप नहीं निकल सकते घर से बाहर, तो वो लोक व्यवस्था, ठीक है ना, पब्लिक ऑर्डर के लिए। शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, मतलब कि शिष्टाचार से तो मतलब ये है कि जैसे भाई ठीक है दूसरे का अपन को अपमान नहीं करना है, तो उस संदर्भ में अपन ये लगा सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकते हैं, ये शिष्टाचार है, ठीक है। जैसे मीडिया जो चाहे वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, फैक्ट के साथ करो, बस बात इतनी है, ठीक है। फिर न्यायालय अवमानना, मानहानि एवं अपराध उद्दीपन के संबंध में, ठीक है ना, न्यायालय अवमानना मतलब न्यायालय की अपन आलोचना नहीं कर सकते हैं, उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं बगैर फैक्ट्स के। मानहानि मतलब दूसरे पे आरोप लगाना, जैसे राहुल गांधी भी आरोप लगा देगी मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी चोर है, इलेक्शन के समय जैसे होता ही है, ठीक है। तो ये इस तरह का फिर उनको मानहानि के दावे उनके ऊपर लगते हैं, लगे भी हैं, अपन देखेंगे आगे। और अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन क्या है, जैसे किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी इंसाइटमेंट करना, अपराध स्वीकृति के लिए जिसको बोध कराना या अपराध के लिए उसको स्वीकार, मतलब अपराध के लिए उसको मतलब जिम्मेदार ठहराना, उद्दीपन से मतलब ये इंसाइटमेंट, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 2 के अंदर जो बातें हैं ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की है। तो देखो अनुच्छेद 19(1) जो है ये स्वतंत्रताएं प्रदान करता है 6 तरह की, और 19(2) जो है इनके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ये दो समझ लो, ये दो में लिख देता हूँ, दो थोड़ा सही लिख देता हूँ, एक तो ये दो, ठीक है, तो दो में ही आ गया, ठीक। अब अपन देखते हैं तीन, तीन के अंदर क्या है,
भारत की संप्रभुता में अखंडता तथा या लोक व्यवस्था के हित में युक्ति निर्बंधन, वही चीज है, मतलब जो अपन ने ऊपर पढ़ी में उसमें थोड़ा एक्सप्लिसिट दे रखा है। ऐसे ये 19, 2, 3, 4, 5 और फिर 4-5 मिसिंग है, कोई इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, वृत्ति मतलब प्रोफेशन, उपजीविका या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निश्चित करना। ये तकनीकी अर्हता मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब तकनीकी क्वालिफिकेशन अर्हताएं निर्धारित करना। ये है, तो ये क्या चीज है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो इंडियन फॉरेस्ट का एग्जाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, आईएफएस का, तो उसमें यूं कर रखा है कि जैसे अपने जूलॉजी बॉटनी के अंदर आप एमएससी होनी चाहिए, मस्ट है, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है आईईएस, तो उसके लिए आप एमए इकोनॉमिक्स होने चाहिए। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है आईईएस, उसके लिए आप जैसे अपन बीटेक होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर वृत्ति, उपजीविका या व्यापार के लिए अपन टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो इससे ये नहीं समझा जाएगा कि सरकार तो फिर समता का अधिकार विलोपित हो रहा है, ये वो, है ना, क्योंकि ये 19(6) के तहत स्टेट ने स्वतंत्रता दे रखी है। रिक्रूटिंग एजेंसी जो होती है, मतलब नियुक्ति करने वाली जो एजेंसी होती है, उसको, ऐसे है, ठीक है। तो ये 19(1) से लेके 19(6) तक अपन ने आर्टिकल देखे, और 6 तरह की जो स्वतंत्रताएं वर्णित है वो अनुच्छेद कौन से में, 19(1) में वर्णित है। कैसे लेकर कहां तक, 6(7) तक, ऐसे। ओके, अब अपन आगे इसके अंदर देखते हैं। अब कुछ एक्सप्लेनेशन हैं, जैसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं सारी, इनको आप देखो। ये जो ऊपर आर्टिकल अपन ने पढ़े ना, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, कुछ फैक्ट्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक मतलब बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो 19(क) में अपन ने देखा, उसके बारे में देखते हैं। अभिव्यक्ति में बोलना, किसी पुस्तक का प्रकाशन, कॉमा, फिल्म निर्माण अथवा लेखन भी शामिल होता है। लेखन से मतलब क्या है, जैसे अपन एडिटोरियल वगैरह कोई लिखते हैं, किताब लिखते हैं, वो सब इसके अंदर शामिल होता है। अभिव्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहना भी व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। मैं चुप रह के मेरी साइलेंस, मतलब मेरी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, ठीक है, तो चुप रहना भी चुप रह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहना भी व्यक्ति का अधिकार है। अतः व्यक्ति को अभिव्यक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे ये किसमें था, ये जनगण मन में था, ठीक है ना। तो जनगण मन यूं था कि जैसे, ठीक है, जैसे मान लो कोई समुदाय विशेष जनगण मन नहीं गाता है, वो अटेंशन में खड़ा है लेकिन वो गा नहीं रहा है, चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनगण मन के प्रति सम्मान अदा नहीं कर रहे। तो कोर्ट ने बोला कि चुप रह के भी आप सम्मान दे सकते हो, ऐसा था ये, ठीक है। तो चुप रहना भी व्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, साइलेंस। ओके, फिर है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस, यही मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस, ठीक है। इसमें क्या है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं भी पृथक उल्लेख नहीं है, सेपरेट रूप से कहीं प्रेस वर्ड नहीं है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में ही गर्भित है, इम्प्लाइड है, गर्भ में है, इम्प्लाइड है, ठीक है। 19(1) में जो ये बोलने व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर गर्भित है, इम्प्लाइड है, पृथक से कहीं भी उल्लेख नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। भारत में प्रेस को अलग से कोई विशेषाधिकार प्राप्त न होने के कारण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वही मापदंड है जो सामान्य नागरिकों के लिए, मतलब जो अपन ने ऊपर अभी देखा ना, युक्ति युक्त निर्बंधन, ठीक है ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वो प्रेस के ऊपर भी सरकार लगा सकती है, जैसे मैंने बांग्लादेश वाले में बताया। ओके, ऐसे। फिर देखो आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है ये, क्या कहता है कि न्यायपालिका के अनुसार स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध है, ठीक है। जो आपको 6 स्वतंत्रता दे रखी है ना, इन पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए, जैसे कैसे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व मानहानि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब अपने इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, उस समय मन चाहे जो अपन आरोप नहीं लगा सकते किसी पर। देखो क्या है, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी जो है ना, भारतीय दंड संहिता, नहीं वो सॉरी, ये आईपीसी हो जाएगा, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, वो जो आपराधिक संहिता होती है वो सीआरपीसी हो जाता है, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। अपन देखते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, है ना। भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 499, है ना, ये अनुच्छेद नहीं बोलेंगे, धारा, सेक्शन, अनुच्छेद वर्ड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में आता है। ओके, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में जानबूझकर की गई मानहानि, है ना,
कि आपको पता है कि मोदी के अगेंस्ट मेरे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी आप माइक लेके मनचाही चीज बोल रहे हो कि मोदी ने ये किया, वो किया, वहां को टाला, तो वो जानबूझकर मानहानि है ना। तो जानबूझकर की गई मानहानि को दंडनीय अपराध माना गया है। इसका अभिप्राय अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड अथवा दोनों दिया जा सकता है। ठीक है ना। आईपीसी की धारा 499 के तहत 499 ये आता है, कई बार एग्जाम्स वगैरह में भी आता है, आईएएस मेन में पूछा गया है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इलेक्शन के समय क्या होता है कि आप माइक लेके प्रचार करना दुष्प्रचार करना चालू कर देते हो अपनी विपक्षी पार्टी के अगेंस्ट में, तो वो गड़बड़ है। फिर देखो क्या है, धारा धारा 499 के विरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामी, ये वेल नोन पॉलिटिशियन है, के द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई और यह कहा गया कि मानहानि के विरुद्ध आपराधिक दंड उचित नहीं है, बल्कि इसके लिए केवल आर्थिक दंड का प्रावधान होना चाहिए। मतलब 2 वर्ष की सजा मत दो, सिर्फ आर्थिक दंड लगा दो, होना चाहिए, जिससे पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक अधिकार प्राप्त हो सके। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी का कॉन्सेप्ट था, है ना, जो उनका तर्क था कि आप दंड मत दो, सिर्फ आर्थिक जो है ना पेनल्टी लगा दो, आप उसके ऊपर जुर्माना लगा दो आर्थिक। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया और न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार, जो भी अपन अनुच्छेद 21 में पढ़ेंगे आगे, जीवन के अधिकार प्रतिष्ठा का, जीवन के अधिकार में, है ना, जीवन के अधिकार में प्रतिष्ठा का अधिकार, प्रतिष्ठा मतलब मेरी जो गरिमा उसको बचाए रखना, प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार मतलब प्रतिष्ठा का अधिकार के बीच समन्वय व सामंजस्य होना जरूरी है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मेरे को है, लेकिन मैं किसी के जीवन के अधिकार, जिसमें प्रतिष्ठा का अधिकार भी गर्भित होता है जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत, उसको मैं विलोपित नहीं कर सकता। समझ गई। मैं माइक उठा के मनचाही चीज नहीं बोल सकता हूँ, किसी की मानहानि नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों में सामंजस्य जरूरी है, मतलब अनुच्छेद 19(1) क में और अनुच्छेद 21 के अंदर, ये कोर्ट ने बोला। तो ये डर बना रहे, इसीलिए ये दंड का प्रावधान है, 2 साल की सजा और आर्थिक दंड का। अगर ये भय नहीं होगा तो आप मनचाही चीज बोलोगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आर्थिक दंड लगा दो सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो आर्थिक दंड तो बहुत इजी होता है, लो पैसे दिए छूट गए। कारावास में ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती, घर से दूर, एक तरह से जैसे आइसोलेशन में आ जाओगे आप, यूं है। तो इसलिए 19(1) है और अनुच्छेद 21 के अंदर क्या है, सामंजस्य और समन्वय, मतलब समन्वय और सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ही जरूरी है और ये बना रहे। इसलिए सेक्शन 499 आईपीसी के धारा 499 के तहत इसको अपन ने दंडनीय अपराध बना रखा है, पनिशेबल ऑफेंस है ये, और पनिशमेंट क्या है, 2 साल की सजा या आर्थिक दंड, ऐसे है। तो ये मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि धारा 499 पे टिप्पणी लिखो, आप क्या जानते हो उसके बारे में, तो वो ये अपन को उसके अंदर बताना। ओके ओके, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा मुद्दा जो इससे जुड़ा हुआ है न्यायपालिका के अनुसार, वो दूसरा मुद्दा क्या है, देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं देशद्रोह क्या है। भारत की दंड संहिता, वही इंडियन पिनल कोड की धारा 124A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 124A के अनुसार विधि द्वारा स्थापित सरकार, विधि द्वारा स्थापित सरकार मतलब क्या, जैसे निर्वाचित होकर कोई सरकार आई है, चुनी गई है, लोकसभा है ना, या विधानसभा, ऐसे विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा है ना, के विरुद्ध घृणा, मानहानि अथवा दुर्भावना फैलाना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है ना, उसके विरुद्ध आप घृणा, हेट फैलाओगे, उसको डिफेम करोगे, या उसको किसी न किसी तरह से आप दुर्भावना से क्रिटिसाइज करोगे, तो वो क्या है, दंडनीय अपराध है। इसके लिए 3 साल की सजा या आजीवन सजा, है ना, 3 साल की, 3 वर्ष या आजीवन, तो 3 आजीवन का देखो मतलब आजीवन ही होता है। ठीक है, वैसे इसको नॉर्मली अपन 14 ईयर्स तक मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आजीवन जरूरी नहीं है कि 14 ईयर्स तक ही हो। आजीवन का मतलब है जब तक आप जीवित रहो, हो सकता है कि आप 1 साल में मर जाओ, हो सकता है कि आप 60 साल बाद मरो, आजीवन। ये नॉर्मल कोर्ट्स में अपन इसको 14 ईयर्स मानते हैं। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड बताया ये बिल्कुल क्लियर कि आजीवन का मतलब आजीवन ही होता है, टोटल टिल जब तक आपको सांस आती है। ठीक है ना, तो 3 वर्ष से आजीवन का प्रावधान है। इसके साथ ही आर्थिक दंड भी आरोपित किया जा सकता है, किसके तहत, धारा 124A के तहत इंडियन पिनल कोड।
फिर क्या, दुर्भावना का अभिप्राय विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, है ना, विधि द्वारा सरकार, ये एक ही है पूरा, विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति निष्ठा का अभाव, शत्रुता की भावना का प्रसार करना, जिसे देशद्रोह माना जाता है। मतलब आप स्टेट के अगेंस्ट में बोलने लग जाओ काफी चीजें। ये उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि देशद्रोह के संबंध में धारा 124 से संवैधानिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है। विचारकों के अनुसार सरकार के विरुद्ध केवल नारेबाजी देशद्रोह नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा हिंसा की जाए अथवा हिंसा को बढ़ावा दिया जाए तो इसे देशद्रोह माना जाए। मतलब अभी आप जैसे खड़े हो गए, ठीक है ना, रोड पे खड़े हो गए और नारे लगाने लगे, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, है ना, तो वो देशद्रोह नहीं है। ठीक है, देशद्रोह में क्या, हिंसा की जाए, ठीक है, आपने कत्लेआम मचा दिया, फायरिंग कर दी, तो इसे देशद्रोह माना जाए। ठीक है ना, शांतिपूर्ण आप आलोचना कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां हो जाएगी, जहां हिंसा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ये चीज। तो ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, मतलब अनुच्छेद 19(1) में जो है ना, उस अभिव्यक्ति, उसी के तहत अपन देख रहे हैं। तो देख लो, अभिव्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति ये कैसे बंधी हुई है। इस पे अपने का मानहानि का आरोप लग सकता है, धारा 499 के तहत देशद्रोह का आरोप लग सकता है 124 के तहत, ऐसे। ओके, ऐसे इंपॉर्टेंट है ये भी, 124 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बहुत रहता है ये। फिर अब अपन देखते हैं स्वतंत्रता का आईटी अधिनियम की धारा 66 है, श्रेया घोषाल केस। मनचाही चीज पहले हर कोई फेसबुक पे लिख सकता था, ठीक है ना, मतलब लिखी कईयों ने, जैसे तो किसी को ठेस पहुंची तो उनको जेल हो गई, फिर चैलेंज हुआ, 66 है, वो देखते हैं अपन, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। ओके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तकनीक अधिनियम 2000 आईटी एक्ट अमेंड हुआ है फिर 3 में 11 में। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार को अत्यधिक मतलब भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है ना, ये 19(1) में जो देखा अपन ने। वर्तमान सूचना तकनीक के युग में सूचना संसाधनों के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक साधनों का विकास हुआ, तो दूसरी तरफ साइबर अपराध की घटना भी बढ़ रही है। इसलिए अधिनियम की है ना, कि धारा 66 के अंतर्गत अनेक गतिविधियों को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था, है ना। था इसलिए है क्योंकि ये जो धारा 66 है ना, आईटी अधिनियम, सूचना तकनीक अधिनियम, तकनीकी तकनीकी दोनों बड़ी है ना, इसको अपन आईटी एक्ट बोलते हैं 2000। तो आईटी एक्ट की 66 जो सेक्शन 66 है, ये पास्ट है, आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में नहीं, हटा दिया गया था। तो देखो उसमें क्या था 66 में, वो देखते हैं अभी अपन। ये देखो, सूचना तकनीक अधिनियम 66 है ना, धारा 66 समाप्त क्या है, वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेया सिंघल वो जज थी जिन्होंने ये केस लड़ा। तो एक्चुअली देखो हुआ क्या था, कि जैसे बाला साहब ठाकरे का निधन जब महाराष्ट्र में हुआ, तो मुंबई को जैसे बंद कर दिया गया उनकी शव यात्रा वाले दिन। तो कई जैसे लड़कियां थी, उन्होंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, ये तो गलत है ना, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे अपने आजम खां की जैसे भैंस चोरी हो गई अपने यूपी में, तो कुछ उन्हें जैसे फेसबुक के ऊपर टिप्पणी डाल दी कि अपराधियों को पकड़ने में तो नहीं लगती पुलिस, भैंस के चोर को ढूंढने में पुलिस लगी हुई है, या भैंस को ढूंढने में लगी। तो उन्होंने, मतलब आजम खां हुए, चाहे बाला साहब ठाकरे के जो समर्थक हैं उनके हुए, तो उन्होंने एफआईआर करा के, और जिसने भी पोस्ट डाली थी फेसबुक में उनको अरेस्ट करवा दिया। तो फिर कोर्ट में ये लोग पहुंच गए कि भाई हमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही नहीं, और हमने तो कोई ऐसे हिंसा वगैरह भी नहीं करी है। तो फिर कोर्ट को लगा कि ये 66 जो है ना, जिसके तहत ये पहले ऑफेंस था ऐसा सोशल मीडिया पे ऐसी टिप्पणी डालना, तो उसको फिर हटा दिया गया। किस बात के तहत, श्रेया सिंघल वाद। तो ये क्वेश्चन आता है कि श्रेया सिंघल वाद का संबंध किससे है, किस अधिनियम से है, सूचना तकनीक अधिनियम से, ठीक है ना, 66 वर्ष 2015 के बाद। हाँ, तो इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने आईटी अधिनियम 66 को समाप्त कर, है ना, कर दिया, कि धारा 66 को समाप्त कर दिया, पूरे एक्ट को ही नहीं, 66 को। धारा 66 के अंतर्गत प्रावधान था कि वेबसाइटों पर अपमानजनक सामग्री, है ना, अपमानजनक, ठीक है, यहाँ अश्लील नहीं है ये, ठीक है, अश्लील तो आज भी ऑफेंस है, अपमानजनक मतलब किसी का अपमान जैसे होता हो, ठीक है, वो अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। ठीक है, अब क्या है, जैसे गिरफ्तार करने का नहीं है, इंक्वायरी करके और फिर पुलिस को अरेस्ट कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हट गई तो अपन कुछ भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होती है, ठीक है। फिर भी अगर पुलिस को लगता है कि हाँ भाई आपने ज्यादा बड़े पैमाने पर करा है ऐसा,
और अरेस्ट फिर पुलिस आपको जान मतलब तहकीकात के बाद कर सकती है। ठीक है, उसमें और प्रोविजन जुड़ जाता है। लेकिन अभी जहां तक ये 66 ए के तहत अरेस्ट की जाती थी वो आज की तारीख में खत्म है 2015 से श्रेया सिंघल वाद से। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत बताते हुए न्यायमूर्ति जी चमलेश्वर और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन ने की न्यायिक पीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए से लोगों के जानने का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है ना, जानने का अधिकार, राइट टू नो, ये जीवन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में कोर्ट ने बताया है, गर्भित है, प्रभावित होता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध अनावश्यक प्रतिबंध है, तो इसलिए 66 को हटा दिया गया। कब? 2015 में। किस केस के तहत? श्रेया सिंघल वाद के तहत। ऐसे ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, आया भी है तत्कालीन एग्जाम में। ओके, ऐसे। तो ये अपन ने देख लिया तीसरा तरह का प्रतिबंध। ठीक है, अपन चौथा देखते हैं, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता में जैसे क्या चीज है। ठीक है, तो पहले तो समुदाय या संघ, तो पहले तो बताओ ये अपन ने अभी 6 तरह की सूचनाएं पढ़ी ना, उसमें कौन सा था ये बताओ। तो संघ बना के अपन गए गमला बना रहे, क्या क्या गए, तो उसमें था ये ABC में गए। यह अनुच्छेद समस्त भारतीय नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने की सूचना प्रदान करता है। इस अधिकार के बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप हो जाएगी। इस अनुच्छेद के तहत दलों, मजदूर संगठनों मतलब ट्रेड यूनियन द्वारा दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया, ये प्रेशर ग्रुप लिखा हुआ है, मैं चेंज कर देता हूँ, आपको ओरिजिनल फाइल में जिससे सही मिलेगा। एक सेकंड, प्रेशर ग्रुप है ना, आगे प्रेशर ग्रुप का निर्माण क्या है? प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं अपनी न्यायोचित मांगों को पूरा कराने के लिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, और ये सब क्या होते हैं? दबाव समूह होते हैं। मेंस में अपने IAS मेन में लिखा हुआ प्रेशर ग्रुप है ना। जैसे फिक्की होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की है। एसोचैम है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम अपन पढ़ते हैं उसमें दर्पण में, एसोचैम है। और फिर CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सॉरी चैम्बर एंड कॉमर्स, CII, चैम्बर नहीं है, CII, हाँ CII है, CCI नहीं, CI, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये है CII। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो ये सब अपन को ध्यान रखना है। दर्पण में आते हैं, ठीक है, का निर्माण किया जाता है इसके तहत। प्रेशर ग्रुप में समुदाय या संघ में समूह, राजनीतिक दल, क्लब, व्यापार संगठन, कंपनी, साझा फर्म इत्यादि सम्मिलित है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सरकारी समिति का निर्माण भी समुदाय निर्माण की सूचना में सम्मिलित हो गया है, अनुच्छेद 19(1)(c) में। गए बोल देंगे, हिंदी में सीखो ऐसे, तो ये मैंने ऊपर बता ही दिया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अबाध भ्रमण से मतलब कि मेरे को कोई रोक नहीं सकता घूमने से, ये अबाध, बाधा रहित। भारत के सभी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में कहीं भी बिना रोक टोक भ्रमण का अधिकार प्राप्त है तथा कोई भी राज्य अन्य राज्यों के निवासियों को आने जाने से रोक नहीं सकता, है ना। अतः यह अनुच्छेद क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म की प्रवृत्तियों के विरोध में है। ठीक है ना, पहले जैसे होता था कि यहाँ से राजस्थान की सीमा खत्म हो गई, फिर मध्य प्रदेश राज्य चालू हो गया, जैसे रजवाड़े जब थे तो उस समय नहीं जा सकते थे, आज जा सकते हैं अपन, लेकिन युक्त युग निर्बंधन लग सकता है, जैसे कोविड-19 के दौरान लोक व्यवस्था के तहत लगा। ओके, तो ये नॉर्मल है। फिर अपन देखते हैं कि भारत में वृत्ति एवं कारोबार, तो ये कौन सा था वृत्ति एवं कारोबार वाला, आप बताओ। कारोबार किसका था? 6 छत्ते का, है ना, तो ऐसे यहाँ तो 6 छत्ते का, तो ये 6 में था जी, गर्ल छाछ बना रही है जी ऐसे। तो भारत में वृत्ति एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता है, परंतु नशीले पदार्थों, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि लो मैं ड्रग्स बेचने लग गया, आज शराब बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, नशीले पदार्थों का कारोबार करने की अनुमति नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिसके विरोध में कोई नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि उसके कारोबार का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मतलब लोक व्यवस्था के तहत सरकार ने युक्त युग निर्बंधन लगाया है। हाल ही में कई राज्य सरकारों द्वारा गाय के वध को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 2005 व 2017 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों में कहा है कि गाय आर्थिक रूप मतलब मीट और चमड़ा उद्योग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए गायों के वध को प्रतिबंध करना
असंवैधानिक है। देखो इसमें गाय में क्या है, इसमें जब अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं ना तो शब्द आता है कैटल, तो उसमें जैसे भैंसा शामिल होता है, तो भैंसे के लिए जैसे कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है क्योंकि वो आर्थिक पक्ष उसमें जुड़ा हुआ है, किसका, मीट और चमड़ा उद्योग का, ऐसे। तो उसमें गोवंश जैसे वर्ड ज्यादा सही रहेगा, है ना, कि गोवंश 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 के वध को, ठीक है ना। तो इसमें ना गाय की जगह ना गोवंश लिखो, ये वर्ड बिल्कुल मैं पहले भी सोचा था इसमें करेक्शन करने की, लेकिन आप इसको है ना गाय को हटा के अपन को क्या करना है, गोवंश कर दो इसको, गोवंश, बोवाइन, है ना, गोवंश। तो गोवंश में क्या आता है, तो गोवंश में सभी आ जाते हैं जो खुर वाले एनिमल है ना, जैसे आपने नील गाय हुआ, भैंस हुआ, भैंसा हुआ, ऐसे जो अपने खुर वाले जो एनिमल्स होते हैं ना ये, ठीक है। तो गोवंश लिख दो इसमें गाय की जगह, ठीक है। तो एक मिनट में इसमें करेक्शन कर देता हूँ ना, आपको जिससे एडिटेड मिलेगा वो, एक सेकंड रुको। ये देखो ना, गोवंश के बाद है, गाय नहीं है इसमें, ये गो, गो वंश के वध को, ठीक है। ये आप यहाँ गो, गो, यो, ठीक है। तो गोवंश के वध को दंडनीय अपराध घोषित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गोवंश आर्थिक रूप से मतलब मीट और चमड़ा उद्योग से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए गोवंश यहाँ गोवंश के गो को असंवैधानिक को अपन लिख देंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, अवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैधानिक है, इलीगल, इलीगल है ना, अवैधानिक मतलब विधान के अकॉर्डिंग नहीं, वैधानिक तो वो ज्यादा लीगल, और अवैधानिक मतलब इलीगल है, ऐसे। तो अपन बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्थिक महत्व भी इसका है, ऐसी ये चीज है, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा वृत्ति एवं कारोबार की स्वतंत्रता पे भी युक्त युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है समय समय पर, ओके, ये हो गया। अब फिर अपन आगे एक इंपॉर्टेंट चीज और है उसको देखते हैं, मौलिक अधिकार और कानूनी या विधिक अधिकारों, लीगल राइट्स के अंदर डिफरेंस क्या है। मौलिक अधिकार को अपन क्या बोल देंगे, मौलिक अधिकार को अपन एफ आर लिख देते हैं, सॉरी सेकंड, एफ आर जो अपन फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो एफ आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना जिससे कि आपको दोनों, एफ आर, एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट्स, आओ इन दोनों में भेद है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ये किस संदर्भ में है, जैसे संपत्ति का अधिकार जो अपन ने पढ़ा था ना 300 कै में, आज एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है भाग 12 के अंदर। तो इन दोनों में डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए, तो ये डिफरेंस क्या है देखते हैं, आओ। मौलिक अधिकार, ठीक है ना, इन अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 व 226 द्वारा क्रम से कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो अपन जैसे देखेंगे मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, अगर मौलिक अधिकारों का इश्यू जुड़ा हुआ है तो, ठीक है। तो सीधा हाई कोर्ट, मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट 300 ओनली 32, सुप्रीम कोर्ट तो 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, रिट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, जबकि अपन लीगल राइट में देखते हैं इन अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्रवाई होती है, जो नॉर्मल लॉज जो है उनके तहत वो कार्रवाई होती है। 32 और 326 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा क्रम से रिट नहीं जारी की जाती है लीगल राइट्स के संदर्भ में। मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकारों को विधायिका द्वारा केवल संविधान संशोधन से ही परिवर्तित वृद्धिकरण किया जाता है, घटा नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे बढ़ाओगे भी तो कैसे, संविधान संशोधन से। जबकि कानूनी या विधिक अधिकारों को विधायिका द्वारा बिना संविधान संशोधन के परिवर्तित किया जा सकता है, समझ रहे हो। आज जैसे मान लो हिंदू सक्सेशन एक्ट है या राइट टू प्रॉपर्टी जैसे जो अपना है, उसमें कोई चेंज करना है, जैसे संपत्ति अधिनियम के अंदर जिसमें संपत्ति का अधिकार है आज अपना, तो वो बगैर संविधान संशोधन के उस एक्ट को अपन चेंज कर सकते हैं।
फिर क्या है, जैसे मान लो अपना आज वोट डालने का अधिकार है ना, वो एक लीगल राइट है, राइट टू वोट, कानूनी अधिकार, जैसे राइट टू वोट है ना, मौलिक अधिकार नहीं है, राइट टू वोट लीगल अधिकार है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है ना, जनप्रतिनिधि अधिनियम, उसके तहत अपन को राइट टू वोट मिला हुआ है। तो इसमें कोई चेंज करना है तो विदाउट संविधान संशोधन ही अपन ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, फिर देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों मतलब मौलिक अधिकारों को आपातकाल के अतिरिक्त कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, और यहां तक कि अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार जो 20 और 21 में, अभी अपन देखेंगे आगे। जबकि क्या लीगल राइट्स में क्या है, लीगल राइट्स में, कानूनी अधिकारों में क्या, इन अधिकारों को आपातकाल के अतिरिक्त कभी भी निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपातकाल के दौरान इनको निलंबित करें। ठीक है, कभी भी इनको सरकार निलंबित कर सकती है, कानूनी या विधिक अधिकारों को। तो ऐसे ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पहला तो सीधा है रिट लगाने वाली कार्रवाई, मौलिक अधिकारों में, कानूनी अधिकारों में रिट नहीं होता। फिर संविधान संशोधन से ही परिवर्तन हो सकता है मौलिक अधिकारों में, जबकि कानूनी अधिकारों में विदाउट संविधान संशोधन के द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान, सिर्फ आपातकाल के दौरान ये मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, और यहां तक कि अनुच्छेद 20 और 21 वाले जो मौलिक अधिकार हैं वो तो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं, मतलब ये तो सदैव बने रहते हैं 20 और 21। और बाकी जो अन्य जो अपने मौलिक अधिकार जैसे बचे हैं, 6 में से 2 घटा दें तो 4 जो बचे वो आपातकाल के दौरान ही हो सकते हैं खाली। ठीक है, 2 तो कभी भी नहीं होंगे, 20 और 21। और जबकि विधिक अधिकार है उनको कभी भी निलंबित सरकार के द्वारा किया जा सकता है। कानूनी अधिकार बोल दो चाहे विधिक अधिकार बोल दो, एक ही है, लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट एक ही चीज है। समझ गए, तो ये डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने को आना चाहिए। ओके, तो ये थी बातें सारी अनुच्छेद 19 से रिलेटेड, जो अपना दूसरा जो मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड। अब आओ आगे देखते हैं अपन क्या। ठीक है, अब वैसे तो 19 से लेके 22 तक पूरा चलता अपना, देखो मतलब कहाँ से था स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से चालू होता था दूसरा, 19 से लेके 22 तक। तो अभी अपन ने अनुच्छेद 19 देखा। ठीक है, मतलब 19 में अपन ने 19(1) देखा 6 तरह की, फिर 19(2) देखा युक्त युग निर्बंधन, उसमें 3, फिर 6 भी देखा, 19(6) जो सब आर्टिकल था 19(6), उसमें अपन ने क्या देखा कि तकनीकी अर्हताएं सरकार लगा सकती है। ठीक है, अब तो 19 हो गया पूरा। अब 19 से लेके 22 तक में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं 20वां नंबर का आर्टिकल, आर्टिकल 20, दोष सिद्धि। ओके,